हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेयर एक्ट की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं फैमिली लॉ। हिंदू लॉ के सारे बेयर एक्ट्स हम कर चुके हैं, सेक्युलर लॉज मोरलेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मुस्लिम लॉ के बेयर एक्ट्स। ठीक है, मुस्लिम लॉ में ज्यादातर बेयर एक्ट नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ ये सब पढ़ रखा है। कुछ लेक्चर्स हमने चैनल पे कर रखे हैं, वो सीरीज हमारी अभी चल रही है। थोड़े वो काम आ जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा गूगल करके या कहीं और से भी पढ़ सकते हो। बट मोस्टली बेयर एक्ट यहाँ से रिवाइज करके जाओ, बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना, कुछ भी कहना हो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर्स की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, हर चीज वहां मिल जाएगी। वहां हमारा चैट ग्रुप भी है, आप हमसे वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुद्दे पे आते हैं। चैनल पे जाओगे आपको फैमिली लॉ की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट मिलेगी। 2014 से लेकर लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ है वहां तक के सारे क्वेश्चंस इसमें किए हुए हैं और टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है। पीवाईक्यूज लगाओ, बैराक पढ़ो, इंडेक्स देखो, आगे बढ़ो, पेपर मस्त सॉल्व हो जाएगा। चलो सिलेबस देखते हैं। फैमिली लॉ एज आई जस्ट सेड, हिंदू लॉ, सेक्युलर लॉज एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू हम कर चुके हैं, सेक्युलर हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉज की। ठीक है, पहला बैराक देखते हैं, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। प्लीज एग्जाम में ध्यान देना कौन सा वाला चेक कर रहे हो। आई लिटरली मेट अ स्टूडेंट रिसेंटली, यहाँ डिवोर्स है कि मैरिज, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई भी बैराक में आंसर ढूंढ रहे हैं। तो दो तीन है, ध्यान से पढ़ना। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का है। ठीक है, छोटा सा बैराक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड डेफिनेशंस दिए हैं। थर्ड में बात की है कि मेहर या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। उसको डिवोर्स के टाइम क्या क्या मिलेगा, मेहर की रकम मिलेगी और जो अदर प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ इज ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर किया जा सकता है हस्बैंड को। फिफ्थ, ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी। आपको चॉइस दी जाती है पहली अपील जब होती है तब, कि आप चूज कर सकते हो कि मुझे मुस्लिम लॉ के हिसाब से नहीं, मुझे सीआरपीसी के हिसाब से गवर्न करिए इस मामले में। सिक्स्थ इज पावर टू मेक रूल्स एंड सेवेंथ इज ट्रांजिशनल प्रोविजंस। चलो इनको देखते हैं। सबसे पहले तो डेट याद रखो, कभी अगर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि कहाँ दी है, बहुत लोग ढूंढ नहीं पाते इसको। ये एक्ट का इंटेंशन क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन जिनको डिवोर्स दे दिया गया है या जिन्होंने डिवोर्स लिया है अपने हस्बैंड से। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइटल एंड एक्सटेंड बता दिया। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है हर बेयर एक्ट में, मैंने पहले भी कहा था। सेक्शन 2, 3, 4 की रेंज में हमेशा डेफिनेशंस का एक सेक्शन होता है हर बेयर एक्ट में, उसको जरूर पढ़ के जाओ। उस डेफिनेशन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहली है डिवोर्स्ड वुमन, कौन होती है? जिसकी शादी मुस्लिम लॉ के हिसाब से हुई हो और फिर उसको डिवोर्स दिया गया है या उसने डिवोर्स लिया है अपने हस्बैंड से मुस्लिम लॉ के हिसाब से। इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत पीरियड क्या होता है डिवोर्स्ड महिला के लिए? ठीक है, पहला है 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज, डिवोर्स की डेट के बाद अगर उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड साइकिल जो होती है आपकी, तो अगले 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज जो हैं तब तक के लिए इद्दत पीरियड होता है। इद्दत पीरियड में बेसिकली आप दूसरी शादी नहीं कर सकते एक्सेप्ट, दिस इज मोस्टली टू एंश्योर प्रेगनेंसी एंड द पेरेंटहुड ऑफ द चाइल्ड। पुराने टाइम में डीएनए टेस्ट तो होते नहीं थे, तो ये इसीलिए होता था कि उस बीच अगर आप पहले से मान लो शादी में प्रेग्नेंट हो गई और पति ने डिवोर्स दे दिया, तो कैसे पता चलेगा आगे कि ये बच्चा उसी आदमी का था या किसी और का है? तो आप 2-3 महीने का एक टाइम पीरियड हर चीज में सेट है, उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं। तो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज डिवोर्स के बाद, या फिर 3 ल्यूनर मंथ्स आफ्टर हर डिवोर्स इफ शी इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। थर्ड, if she is in seat at the time of her divorce, then period between the divorce and the delivery of a child, या फिर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, मान लो मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्ट कर देते हैं, जो भी पहले आता है वो। ठीक है, ये होगा इद्दत पीरियड का डेफिनेशन इस सेक्शन के लिए, इस एक्ट के लिए। सॉरी, मजिस्ट्रेट कौन है वो यहाँ बता दिया। प्रेस्क्राइब मतलब जो भी इस एक्ट के अंडर रूल्स हैं। सेक्शन 3 देखते हैं, मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम वुमेन टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। मेहर क्या होती है? शादी के वक्त ना एक अमाउंट तय किया जाता है, डाउरी भी बहुत लोग उसे बोल देते हैं। मेहर बेसिकली आपने अगर कभी मूवीज में भी निकाह देखा हो तो मेहर की एक रकम बताते हैं, तो वो रकम ना हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर रहा होता है। कुछ केसेस में प्रॉम्प्ट डाउरी होती है, इस पे हम लेक्चर बना चुके हैं बाय द वे, तो उसे देख सकते हो। कुछ केसेस में आपको शादी के तुरंत बाद देनी होती है, वाइफ मना कर सकती है कि तब तक वो शादी को कॉन्जुमेट नहीं करेगी। कुछ में बाद में दिया जाता है तलाक के टाइम पे, कुछ में इंस्टॉलमेंट्स में, अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे आप तय करो। तो डिवोर्स के टाइम पे उसको वो दिया जाएगा, ये बात की गई है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग, अ डिवोर्स्ड वुमन शैल बी एंटाइटल्ड, उसका हक होगा। ए,
रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, जब तक उसका इद्दत पीरियड है उसका हस्बैंड उसको प्रॉपर मेंटेनेंस देगा। ऑप्शन बी, व्हेन शी हरसेल्फ मेंटेन्स द चिल्ड्रन बॉर्न, अगर बच्चे उसी के पास हैं तो बच्चों के हिसाब से बच्चों के लिए भी पूरी प्रॉपर मेंटेनेंस देगा 2 साल तक के लिए, ठीक है। सी, एन अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ मेहर या डॉवर, जो भी तय हुआ था वो उतना देगा उसको। डी, all the properties given to her before or at the time of marriage or after her marriage by her relative friends or husband, वो भी उसको मिलेगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जेवर कुछ भी उसको मिला था शादी के पहले, शादी के बाद या शादी के बाद, रिलेटिव से, फ्रेंड से या हस्बैंड से, वो सब उसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सब क्लॉज देखते हैं कि एप्लीकेशन दे सकते हो मजिस्ट्रेट को अगर वो नहीं दे रहे हैं आपको, ड्यू जो है आपका नहीं चुका रहे हैं तो उस केस में, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस हैं और वो फिर भी आपको नेग्लेक्ट कर रहा है तो वो उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि विद इन अ मंथ ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आपकी डिमांड्स पूरी की जाए, ठीक है। इसको शॉर्ट में पढ़ भी सकते हो, बहुत छोटा सा बेयर एक्ट है। फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made फेल कर जाता है विदाउट सफिशिएंट कॉजेस उस ऑर्डर को फॉलो करने में, तो उसके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑफ और अंटिल पेमेंट इज सूनर मेड। अब इन पर रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने टाइम की सजा दी जा सकती है एक्सेट्रा, तो ये पढ़ लेना। ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, अगर डिवोर्स वुमन ने दोबारा शादी नहीं की है, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है इद्दत पीरियड के बाद, तो ऑर्डर दिया जा सकता है डायरेक्टिंग सच ऑफ हर रिलेटिव्स एज वुड बी एंटाइटल्ड टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी ऑन अ डेथ। कोई भी रिलेटिव जिसको हक बनता है कि वो उसकी डेथ पे उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा उस औरत की, उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि तुम उसको मेंटेन करोगे। अगर उसके पास बच्चे हैं अपने तो ऑर्डर सबसे पहले उसके बच्चे को दिया जाता है कि तुम मेंटेन करोगे अपनी माँ को, ठीक है। और अगर डिवोर्स वुमन है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टेट वक्फ बोर्ड को भी ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ है ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 टू 128। तो एक डिवोर्स्ड वुमन को ऑप्शन होता है, चाहे तो जॉइंटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं या सेपरेटली भी हस्बैंड वाइफ, कि वो चूज कर रहे हैं कि सेक्शन 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी उन पे अप्लाई हो, ना कि इधर वाले लॉस, ठीक है। ये अपील वो कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ द हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब है the date fixed in the summon for the attendance of the respondent to the application। पावर टू मेक रूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है और ऑफिशियल गेजेट से वो रूल्स इशू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी दिए हैं। एवरी एप्लीकेशन बाय अ डिवोर्स्ड वुमन अंडर सेक्शन 125 और अंडर सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी pending before a magistrate on the commencement of this act shall, notwithstanding anything contained in that code and subject to the provisions of section 5 of this act, be disposed by such magistrate in accordance with the provisions of this act, ठीक है। बहुत छोटा सा बेयर एक्ट है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। बेसिकली मेंटेनेंस की बात डोमिनेंटली की गई है, ये बात याद रखना कि अगर एक मुस्लिम महिला का डिवोर्स होता है जिसकी शादी हुई थी मुस्लिम लॉ के हिसाब से और उसका डिवोर्स होता है, उसने चाहे खुद मांगा हो चाहे उसको डिवोर्स दिया गया हो, तो उस केस में इद्दत पीरियड क्या होता है, मेहर की रकम कैसे क्या चुकाई जाएगी, डिवोर्स के बाद उसको कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, कितने टाइम के लिए, बच्चे हैं तो क्या होगा, अगर हस्बैंड नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेट्रा। अपने मुस्लिम के पर्सनल लॉज अलग हैं इन चीजों को लेके, पर ये कोडिफाइड लॉज हैं जो सरकार ने बना दिए हैं कि ये तो हर हाल में फंक्शनिंग होंगे। ऐसे ही मुस्लिम्स में एक दो लॉज और हैं, बैराक बहुत कम है उनमें, ज्यादातर पर्सनल लॉज फंक्शन करते हैं, शरिया एक्ट ज्यादा फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम एक दो जो हैं उन्हें भी अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।